गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैस्कॉट स्कूल की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने वर्ण के बारे में पढ़ा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्ण के हमारे दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर अन्य वर्णों की सहायता के बिना बोले जा सकने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। और हमने स्वर तथा उनकी मात्राएं भी की थी। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। आज हम अपना अगला टॉपिक अयोगवाह शुरू करेंगे। अयोगवाह अंग तथा अह स्वर तथा व्यंजन के बीच के वर्ण हैं। यानी कि अयोगवाह क्या होते हैं? स्वर तथा व्यंजन के बीच के वर्ण हैं। इनका उच्चारण ए के बिना संभव नहीं होता और इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनमें से अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। ओके, अंग को तो अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। ठीक है। वर्णमाला में अयोगवाह का स्थान स्वरों के बाद किंतु व्यंजनों से पहले है। तो वर्णमाला में जो अयोगवाह हैं उनका स्थान क्या है, कहाँ पे उनकी पोजीशन है? स्वरों के बाद लेकिन व्यंजनों से पहले, क्योंकि इनके उच्चारण में पहली ध्वनि स्वर और अंत में व्यंजन ध्वनि निकलती है। ओके। अनुस्वार यह चिन्ह जिसको हम ये इस टाइप की होती है, अंक की बिंदी जो होती है ना, ठीक है, अनुस्वार का होता है। इसका प्रयोग ड़, य, अण, न और मैं के विकल्प के रूप में होता है। जैसे पंछी, डंडा, मंदिर, अंबर। आप देख रहे हो यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आप यहाँ देखो अनुस्वार का प्रयोग किया गया। कंघा, पंछी, डंडा, मंदिर, अंबर। ओके। नाउ अनुनासिक यह चिन्ह चंद्रबिंदु जिसको हम कहते हैं ना, अनुनासिक का है, जिसे चंद्रबिंदु कहते हैं। यह अनुस्वार से मिलती जुलती ध्वनि है। चंद्रबिंदु को शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। जैसे माँ, आँख, कांच आदि। शिरोरेखा कौन सी होती है? ये हमारी शिरोरेखा होती है, तो इसके ऊपर लगाते हैं हम चंद्रबिंदु। ओके। यदि शिरोरेखा के ऊपर पहले से ही कोई मात्रा हो तो लिखने की सुविधा के लिए केवल बिंदु ही लगाते हैं। जैसे गोंद, कहें, रहें आदि। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारी मात्रा लगी हुई है, तो अगर हम यहाँ पर चंद्रबिंदु लगाएंगे तो हमें मुश्किल होगी। ठीक है, तो हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर सिर्फ बिंदु लगाते हैं। ओके। विसर्ग यह चिन्ह विसर्ग का है। ये ऐसे 2 डॉट्स होते हैं, विसर्ग का है। इसे व्यंजन के बाद लगाया जाता है। जैसे छ है, अतः है, प्रातः है आदि। तो ये हमारा किसका सिंबल है? ये हमारा विसर्ग का सिंबल है। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अक्षर। अक्षर भाषा की वह दूसरी छोटी इकाई है जो एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर बनती है। तो अक्षर जो है वो भाषा की दूसरी सबसे छोटी इकाई है। अक्षर क्या है? भाषा की दूसरी छोटी इकाई है जो किससे मिलकर बनती है? हमारी एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर बनती है। आपने देखा कि मूल व्यंजनों को लिखा तो जा सकता है लेकिन स्वतंत्र रूप से बोला नहीं जा सकता। इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इन व्यंजनों को स्वर सहित लिखने के लिए उसका हलंत चिन्ह हटाकर उस स्वर की मात्रा लगाकर लिखा जाता है। ये अक्षर कहलाते हैं। यहाँ हमारी अक्षर की परिभाषा दी हुई है।
आप इसको रेखांकित करेंगे। स्वर तथा स्वर से अंत होने वाले सभी व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, स्वर तथा स्वर से अंत होने वाले, यानी कि या तो स्वर हो या हमारा अंत में लास्ट में स्वर आता हो, तो वे सभी व्यंजन हमारे अक्षर कहलाते हैं। इसलिए सभी वर्ण अक्षर होते हैं। सभी वर्ण तो अक्षर होते हैं, लेकिन सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सभी में मात्रा लगे व्यंजनों की ध्वनियाँ सबसे छोटी ध्वनियाँ नहीं हैं। ओके, क्या कहता बेटा? अतः का, री, जू, पी, हे, के, शू आदि अक्षर हैं, किंतु वर्ण नहीं। ओके, नाउ संयुक्त व्यंजन। वर्णमाला में 4 मिश्रित वर्ण हैं, जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये हमारे कौन कौन से हैं? अक्षय, त्रय, अज्ञेय और श्रेय। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्षय, त्रय, अज्ञेय और श्रेय। इन मिश्रित वर्णों में वास्तव में 3-3 वर्ण मिले हुए हैं, यानी कि ये व्यंजन हमारे 3 वर्णों से मिलके बने हुए हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ओके, आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारे संयुक्त व्यंजन है 4, वो हमारे कौन कौन से वर्णों से मिलकर बने हैं। यहाँ देखिए, अक्षय। अक्षय हमारा किस किस से बना? क जमा श जमा अ। तो क्षमा, जैसे हमारा शब्द है क्षमा, तो ये हमारा किससे बना है? अक्षय जो हमारा है ना संयुक्त व्यंजन, उससे बना है। त्र, जो त्र है वो किससे बना? त जमा र जमा ए, तो त्रिशूल। ठीक है, ये नेक्स्ट देखिए, अज्ञेय, जय जमा ये जमा ए, तो ज्ञानी। श्रेय, शय जमा रे जमा ए, तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा? शर्मिक। ध्यान दीजिए, जो हलंत होता है, इस चिन्ह का प्रयोग मूल व्यंजन अर्थात स्वर रहित व्यंजन को दर्शाने के लिए किया जाता है। हलंत जो होता है हमारा, हलंत लगे व्यंजन को लिखा तो जा सकता है, परंतु बोला नहीं जा सकता। आपने देखा कि जब 2 व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो तथा उन्हें मिलाकर लिखा जाए या बोला जाए, तो मिले हुए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को स्वरों के बिना मिलाकर कई प्रकार से लिखा जाता है। ऊपर दिए गए 4 संयुक्त व्यंजनों में संयुक्त व्यंजन ऐसे हैं जिनका रूप बदल गया है, इसलिए इन्हें वर्णमाला में सम्मिलित किया जाता है, किंतु कुछ संयुक्त व्यंजन कुछ कम रूप बदलकर भी लिखे जाते हैं, जैसे कि पाई हटाकर। ठीक है, ये हमारा पाई का चिन्ह है। जैसे त को आधा त, तो यहाँ पर हमारा पाई हटा देते हैं सिर्फ हम, तो पत्ता। यहाँ देखिए गन्ना, प्याला, तो यहाँ पर हम सिर्फ पाई हटा देते हैं, ये पाई हटा के हम लिख देते हैं, तो वो हमारा आधा बन जाता है। जैसे ख से हमारा तख्ता, छज्जा, नाश्ता, तो इनमें हमारा श की जो है पाई हट गई है, यहाँ ज की पाई हट गई है, ख की पाई हट गई है। ठीक है, उसके बाद हमारा घुंडी हटाकर, कई की हम घुंडी भी हटा देते हैं, जैसे क को आधा क लिख देते हैं, और मक्खी। तो अब यहाँ पे देखो हमने घुंडी हटाई है, ये ऐसे, तो घुंडी हटा दी। जैसे क की और फ की हटा रखी, यहाँ नेक्स्ट उसमें दफ्तर, तो फ की भी हमने घुंडी हटा के आधा फ लिखा है। नेक्स्ट है हमारा हलंत लगाकर, यानी कि हलंत लगाकर भी हम क्या करते हैं, जो हमारा शब्द है उसको बनाते हैं। जैसे त को अगर हम नीचे हलंत लगा देते तो उसका क्या मतलब होता है कि ये हमारा आधा है। जैसे चिट्ठी, पाठ्य, गद्दा, तो इनमें जो हलंत है वो हमारा क्या शो कर रहा है कि ये हमारा जो वर्ण है वो आधा है। जिन संयुक्त व्यंजनों में एक व्यंजन र हो तो उसका रूप इस प्रकार बदलता है, ए सहित रै।
जैसे पै जमा रे जमा ए, तो क्या बन जाएगा हमारा प्रश्न। जैसे प जमा र हमारा इस टाइप से भी प्र बनता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए ट जमा र जमा ए, तो हमारा इस टाइप से ट्रक बनता है। तो हमें इसमें देखना है कि जो हमारा इस टाइप का र होता है तो इसको हम पदेन कहते हैं, ठीक है। ये इस टाइप का, इसको हम पदेन कहते हैं। लेकिन अगर हम इस टाइप का ट्र में आप रे देखिए तो इसको पदेन तथा, इसमें पदेन तथा हलंत है, ओके। और जो इस टाइप का हमारा कर्म में जैसे ये र लगा है तो हम इसको रेफ कहते हैं। तो हमारे जो र हैं वो हमारे 3 अलग अलग प्रकार से हैं। एक तो है हमारा पदेन वाला, एक पदेन और हलंत, और एक हमारा रेफ वाला, ठीक है। अब हम करेंगे आगत ध्वनियाँ ओ, ज तथा फ। आगत ध्वनियाँ हैं। ये ध्वनियाँ हिंदी भाषा में विदेशी भाषा के शब्दों के साथ साथ अपना ली गई हैं, ठीक है। यानी कि हिंदी भाषा में ये हमारी जो विदेशी भाषा के जो शब्द हैं ना, उनसे ले ली गई हैं। जैसे ओ, यह अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं से आई ध्वनि है। इसका उच्चारण अ तथा ओ के बीच का होता है। इसका चिन्ह ये यहाँ पर दिखाया गया है, तो इस टाइप का हमारा ये चिन्ह होता है, जिसे अर्धचंद्र कहते हैं, जिसके उदाहरण है कॉलेज, बॉल, डॉक्टर, टॉफ़ी आदि। ज फ ये फारसी भाषा से आई ध्वनियाँ हैं। इनका उच्चारण क्रमशः जय तथा फै से थोड़ा भिन्न होता है। इनका चिन्ह इस टाइप का होता है, ठीक है। यानी कि नीचे डॉट लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो जिसे हम नुक्ता कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। यह अक्षरों के नीचे लगाया जाता है। इनके उदाहरण है फसल, लिफाफा, फौजी, ज़मीन आदि। आशा करती हूँ आप सभी को आज अयोगवाह और संयुक्त व्यंजन, आगत ध्वनियाँ अच्छे से समझ आ गई होंगी। आप अपनी बुक में जो परिभाषा मैंने रेखांकित कराई है उनको रेखांकित करेंगे, वह अच्छे से उनको लर्न भी करेंगे। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।